टाइटेना बुआ अगर घात लगाकर बैठे तो एक बार को टीरेक्स जैसे डायनासोर को भी ये निपटा सकता था। मगर रिसेंटली इंडिया में एक ऐसी डिस्कवरी मिली है, एक प्राचीन सांप के ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिससे हमारी समझ हिस्ट्री के बारे में कंप्लीटली बदल गई है। टाइटेना बुआ इतिहास का सबसे बड़ा सांप नहीं था, ये टाइटल जाता है वासुकी इंडिकस को। हाल ही में आईआईटी की रिसर्च में यह पता लगा है कि वासुकी इंडिकस ये एक्चुअली धरती के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे बड़ा सांप था। ये ऑल टुगेदर एक अलग ही टाइप का बीस्ट था। नाउ वासुकी इंडिकस भारत में किस टाइम एग्जिस्ट करता था, ये इतना बड़ा साइज में क्यों हो गया, हमें इतने साल क्यों लग गए ये जानने में कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप वासुकी इंडिकस ये भारत में एग्जिस्ट करता रहा, भारत की जमीन पे था। हमारे देश में देखिए हम लोग एक्सप्लोरेशन पेलियोंटोलॉजी पर पैसा खर्चते ही नहीं है और हमें पता ही नहीं है कि हमारी धरती के नीचे कितने राज छुपे हैं, कितने सारे प्राचीन डायनासोर्स प्राचीन क्रीचर्स थे, भीमकाय क्रीचर्स जो एक टाइम पर भारत की धरती पर चला करते थे ना। सबसे पहले तो ना आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप दिखाता हूं। आज से 50 मिलियन साल पहले धरती का मैप ऐसा हुआ करता था। जो वर्ल्ड मैप आज के समय हम देखते हैं, आप नोटिस कर पाओगे ये वर्ल्ड मैप कितना डिफरेंट है। यूरोप के बहुत सारे हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो आज के समय मॉडर्न डे रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन श्रीलंका, ये अभी तक यूरेशिया से टकराए भी नहीं है। तो मतलब कि हिमालयन माउंटेन्स अभी तक बने भी नहीं है। अफ्रीका के बहुत सारे हिस्से पानी में डूबे हैं, साउथ अमेरिका का बहुत सारा हिस्सा पानी में डूबा है। ये कंप्लीटली एक अलग ही दुनिया थी। जो तापमान था धरती का ये काफी ज्यादा था। इंसानों का नामो निशान नहीं था। होमोसेपियंस छोड़िए, केवमैन भी आपको इस एरा में नहीं मिलेगा। पूरी धरती पर या तो भीमकाय जीव थे या फिर मैमल्स थे जो अपनी एवोल्यूशन की बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज पे थे। इसके बारे में भी आपको और बताऊंगा, मगर सबसे पहले तो ना एक साइज कंपैरिजन देखते हैं कि वासुकी इंडिकस एक टाइटेना बोआ से साइज में कितना बड़ा था। मैक्सिमम साइज हम मान के चलते हैं एक टाइटेना बोआ जो आज से 60 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था, प्राइमरली मॉडर्न डे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। इसका साइज मैक्सिमम माना जाता है 14 से लेकर 14.5 मीटर के आसपास था, जबकि वासुकी इंडिकस कन्विंसिंगली 15 मीटर से भी साइज में बड़ा था, ये साइंटिस्ट आज के समय मान रहे हैं। और ऑब्वियसली आप अगर वासुकी इंडिकस और टाइटेना बोआ के साथ में एक ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन करोगे तो वो साइज में कुछ भी नहीं होगा। इन दोनों भीमकाय सांपों के सामने अगर एक ह्यूमन बीइंग होता तो उसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जब पेलियंटोलॉजिस्ट को, बाय द वे पेलियंटोलॉजिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो फॉसिल्स को स्टडी करता है, जब सबसे पहले वासुकी इंडिकस के फॉसिल्स मिले गुजरात के कच्छ एरिया में, वहां पे एक लिग्नाइट माइन है, वहां पे अचानक से ये फॉसिल रिमेन्स मिले। इनिशियली पेलियंटोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को लगा कि मोस्ट प्रॉब्ली ये एक क्रोकोडाइल था, एक क्रोकोडाइल ही होगा, क्योंकि जो साइज था हड्डियों का, साइंटिस्ट पेलियोंटोलॉजिस्ट इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि एक सांप इतना बड़ा हो सकता है साइज में। क्योंकि अगर ये एक सांप होता तो इसका साइज डेफिनेटली टाइटेना बोआ से भी बड़ा होता, और ये बात मानने को कई लोग रेडी नहीं थे। धीरे धीरे और डिस्कवरीज हुई और स्टडीज हुई और इवेंचुअली पता लगा कि नहीं, जिसको हम क्रोकोडाइल मान रहे थे ये तो एक्चुअली एक सांप था। और फिर फाइनली इसे एक नाम भी दिया गया, वासुकी। ये नाम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने काफी बार शिव जी की मूर्ति, शिव जी की इमेजेस देखी होंगी और आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा उनके कंधों पे, उनकी गर्दन के पास एक सांप है ना। जो ये सांप है ना, इसका नाम है वासुकी। और हिंदू रिलीजन में मान्यता है कि वासुकी है द किंग ऑफ ऑल सर्पेंट्स, सबसे ताकतवर सांप। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि इस सांप के बारे में जापानीज और चाइनीज कल्चर्स में भी आपको वर्णन मिलेगा। हालांकि जापानीज और चाइनीज लैंग्वेज में अलग नाम से बुलाया जाता है वासुकी को, मगर वो लोग भी मानते हैं कि बिल्कुल एक भीमकाय सांप एग्जिस्ट करता था। और चाइनीज और जापानीज मैथोलॉजी में माना जाता है कि ये 8वां ग्रेट ड्रैगन था। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब दुनिया का सबसे बड़ा सांप मिला तो ये क्यों डिसाइड किया गया कि इसका नाम होगा वासुकी इंडिकस। इंडिकस क्योंकि इसकी खोज भारत में हुई है। और जितना इस प्राचीन क्रीचर की फॉसिल्स को स्टडी किया गया है, हमें यह भी पता लगा है कि इसके अटैक करने का तरीका मॉडर्न डे एनाकोंडास जैसा हुआ होगा। इतना बड़ा शरीर लेकर मोस्ट प्रॉब्ली ये फास्ट अटैक्स तो करता नहीं होगा, ये घात लगा के बैठता होगा। और जिस तरीके से एनाकोंडा बस वेट करता है अपने प्रे का, जैसे ही प्रे पास आता है इमीडिएटली अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ से उसको मार देता है, सेम टाइप का ही अटैक वासुकी इंडिकस भी करता होगा। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि क्या वासुकी इंडिकस ने
कभी टायरानोसोरस रेक्स या फिर किसी बड़े डायनासोर को मारा होगा? देखो, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल यूट्यूब पर और जगह हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए काफी बार इमेजिनेशन के हिसाब से सिनेरियो बनाते हैं कि जी एक टायरानोसोरस रेक्स अगर लड़ता एक टाइटेनाबोआ से या फिर किसी और डायनासोर से तो क्या रिजल्ट होता। आपने देखा होगा, लोगों को काफी मजा आता है देखने में, काफी मूवीज भी बनती है इसको लेकर, जुरासिक पार्क फॉर एग्जांपल। बट इन रियलिटी हमें यहाँ पर एक बात समझनी होगी, डायनासोर्स पूरी धरती से एक्सटिंक्ट हो गए थे 66 से लेकर 69 मिलियन साल पहले, और वासुकी इंडिकस की जो फॉसिल्स मिली हैं, ये माना जा रहा है कि करीब 47-48 मिलियन साल पुरानी है। तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली वासुकी इंडिकस ने किसी डायनासोर को देखा भी नहीं होगा। अगर जो कंटेम्पररी टाइमलाइन है इसको अगर हम फॉलो करें तो यही निष्कर्ष निकलता है। अब अगला सवाल आपका ये होगा कि अगर वासुकी इंडिकस के टाइम में डायनासोर्स थे ही नहीं तो ये साइज में इतना बड़ा कैसे हो गया? वेल, इसके कई रीजन है। सबसे बड़ा रीजन तो मैं कहूंगा द रोल ऑफ क्लाइमेट। सांप कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स होते हैं, उन्हें एनवायरनमेंट से गर्मी चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए। आपने नोटिस किया होगा, सांप आपको एंटार्क्टिका आर्टिक के आसपास नहीं मिलेंगे, यूजुअली सांप वार्मर क्लाइमेट में ही मिलते हैं। और सिंस धरती का तापमान उस वक्त काफी ज्यादा था, तो बाय डिफॉल्ट इस स्पीसीज का जो मेटाबॉलिज्म है, इसने ऐसी एडजस्टमेंट कर ली कि साइज लगातार इस स्पीसीज का बढ़ता गया। और साथ ही साथ मुझे यह भी ऐड करना पड़ेगा, सिंस धरती पर उस वक्त कोई बड़े डायनासोर थे नहीं, तो वासुकी इंडिकस अल्फा स्पीसीज थी। पूरा जो फूड पिरामिड है उसमें आप कह सकते हैं जो टॉप पे कुछ स्पीसीज होती हैं जिनका शिकार किया नहीं जाता, वो बस बाकियों का शिकार करते हैं, उनमें से एक रहा होगा वासुकी इंडिकस। और साइंटिस्ट ने रिसेंटली यही बताया है कि मोस्ट प्रोबेबली वासुकी इंडिकस वेल्स खाता होगा। आज के समय जो मॉडर्न डे भीमकाय वेल्स हैं वो नहीं। वेल्स इनिशियली कुछ हद तक ऐसी दिखा करती थी। 50 मिलियन साल पहले ये था अर्ली फॉर्म वेल्स का। धीरे धीरे इवॉल्व करके वेल्स एक कंप्लीटली एक्वाटिक स्पीसीज बन गई। और इंटरेस्टिंगली जो मॉडर्न डे वेल्स हैं, इनकी जो शुरुआत है ये मॉडर्न डे इंडिया पाकिस्तान का जो रीजन है यहीं पर हुई थी। तो आप सोच कर देखिए वासुकी इंडिकस के लिए सिचुएशन कितनी फेवरेबल रही होगी। इसका शिकार करने वाला कोई है नहीं। आसपास जो भी मैमल्स हैं, जो भी क्रीचर्स हैं, साइज में इससे काफी छोटे हैं, तो फूड की कोई कमी नहीं थी। क्लाइमेट इसके पक्ष में था, तो साइज में ये लगातार बड़ा होता गया। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि वासुकी इंडिकस विलुप्त कैसे हुआ, देखिए स्पीसीज आती हैं और काफी बार एक्सटिंक्ट हो जाती हैं कई कारणों की वजह से। क्लाइमेट में कुछ बदलाव हो गए, और उसके अलावा खैर हमने ये भी समझना होगा कि बहुत ही जल्द जिस जगह पे वासुकी इंडिकस था, जिस कॉन्टिनेंट पे वासुकी इंडिकस था, ये कॉन्टिनेंट टकराने वाला था यूरेशियन कॉन्टिनेंट से। तो एक बहुत ही बड़ा जियोलॉजिकल इवेंट भी होने वाला था जिससे क्लाइमेट में, फूड सप्लाई में बड़ा चेंज आया होगा, और वासुकी इंडिकस जैसे सांप इवेंचुअली एक्सटेंट हो गए। हालांकि ऑब्वियसली सांप अगर हम बात करें एज ए रेप्टाइल आज भी जीवित हैं, हर जगह जीवित हैं, बस उनका वो साइज नहीं रहा जो एक टाइम पर वासुकी इंडिकस जैसे सांपों का हुआ करता था। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि हम लोग वासुकी इंडिकस के बारे में अब बात भी क्यों करें, ठीक है एक जमाने में 5 करोड़ साल पहले रहा होगा एक सांप, हमें क्या। देखिए ये आज के समय एक इंडस्ट्री है जो हम टैप नहीं कर रहे। आज के समय पूरी दुनिया, यूरोप, यूएस, चाइना, जापान, हर जगह लेख लिख के जा रहे हैं वासुकी इंडिकस के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे CNN वर्ल्ड का आर्टिकल है, कोलोसल प्री हिस्टोरिक स्नेक डिस्कवर्ड इन इंडिया। पूरी दुनिया बात कर रही है कि टाइटेनाबोआ से भी बड़ा सांप इंडिया में मिला है। इससे देखिए टूरिज्म इकट्ठा होता है। कई देश है दुनिया भर में जिन्होंने डायनासोर टूरिज्म की इंडस्ट्री बना रखी है। यूएसए इसका प्राइम एग्जांपल है। यूएसए में कहीं भी डायनासोर की फॉसिल्स मिलती हैं, ये लोग एक पूरा म्यूजियम खड़ा कर देते हैं। म्यूजियम में टूरिस्ट आते हैं, विजिटर्स आते हैं, रेवेन्यू होता है जनरेट। इंडिया में भी मैं आपको बता दूं, कई हमारे छोटे शहर हैं, गांव हैं, अगर वहां पे डिस्कवरी होती है एक डायनासोर की या फिर वासुकी इंडिकस जैसे एक प्राचीन क्रीचर की, तो इस डिस्कवरी मात्र से ही उस पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी पर एक बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। आप वहां पे एक म्यूजियम बनाओ, आप वहां पर पेलियंटोलॉजिस्ट को इनवाइट करो, उनके रहने के लिए होटल्स वहां पे होने चाहिए, स्टडी करने के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए। आप देखोगे दुनिया भर से लोग भारत में आएंगे, पैसा खर्चेंगे इंडिया में, और इंडिया का नाम भी फेमस होगा एज एन इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर पेलियंटोलॉजिस्ट। क्योंकि याद रखिएगा इंडिया में अभी डिस्कवरी हुई ही नहीं है। हमने अभी तक प्रॉपरली अपने देश की धरती को खोदा ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन सी मिस्ट्रीज दबी हुई हैं, कौन कौन से प्राचीन डायनासोर्स यहाँ पे थे, कौन कौन से प्राचीन क्रीचर्स थे जिनके बारे में शायद पूरी दुनिया को अभी आइडिया ही नहीं है। तो ये एक अनटैप्ड इंडस्ट्री है, हमें डेफिनेटली इसमें टैप करना चाहिए, और इससे मिलियंस परहैप्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉन्ग टर्म में फायदा होगा हमारे देश को। मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा
कि जो ये टर्म है डायनासोर, या फिर उस वक्त 1842 में इसको कहा जाता था डायनासोरिया, ये टर्म किसने सबसे पहले बनाई थी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: अल्फ्रेड रसल वॉलेस, ऑप्शन बी रिचर्ड ओवेन, ऑप्शन सी मैरी स्टुअर्ट, या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज: अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू के वेरियस कोर्सेज। स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे, इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। സ്മൂത്ത് സ്മൂത്ത് അല്ല സ്മൂത്ത് ഡെയറി എക്സ്ട്രാordinary. ഇത്ര ക്രീമി, റിച്ച്, ഡിലിഷ്യസ് എല്ലാവരും പറയും. OMG സ്മൂത്ത് oh so smooth 3, 2, 1 and live. दीपांकर सान्याल ने नेशनल टेलीविजन पे सीना ठोक के मुझे टेररिस्ट कहा, मुझे जेल भेजा है। अब मेरी बात, ये स्टोरी दीपांकर सान्याल को डिस्ट्रॉय कर देगी। न्यूज बोरिंग होती है, मैं कहानियां बनाता हूँ। खबर को पहले पकाइए, उसके बाद परोसिए। क्या हम यहाँ पे कोई मसाला मूवी बना रहे हैं? हमारा काम सच बोलना है। अगर आज सरकार के पास ऑपरेशन अम्ब्रेला होता तो हम नक्सल गतिविधियों पे नजर रख सकते थे। ब्रेकिंग न्यूज, ऑपरेशन अम्ब्रेला हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डेटा डाल भी सकता है। अगर सरकार ने तय कर लिया कि आपको जेल भेजना है, तो फिर आपके कंप्यूटर में पुलिस को सबूत मिल ही जाएंगे। सरकार गिराना चाहती है। पूरा का पूरा सिस्टम गंदा हो चुका है, और अगर मुझे इस सिस्टम को साफ करना है तो हाथ भी गंदे करने पड़ेंगे। जोश मेरा चैनल है। बिकॉज ऑफ जोश आई लॉस्ट माय फैमिली। और ये सब खो देने के बाद आई जस्ट कांट लूज जोश। तुम्हें डायरेक्ट फाइट चाहिए, 1-on-1, दीपांकर वर्सेस राधा। I'm दीपांकर सान्याल। I'll fucking destroy you. राधा भार्गव किसी से नहीं डरती है, समझ लो ये बात। राधा अपनी ऑब्जेक्टिविटी खो चुकी है पंकज। When the fuck will you get it, अमीना? राधा, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ ये सोच के कभी जर्नलिज्म मत करना, बल्कि ये सोच के करना कि क्या सब सही करने के लिए तुम जर्नलिज्म में आई थी। आज हमें कुछ ऐसा मिला है जो इस देश को सुपर पावर बना देगा। This is explosive. आपको मुझे पिछली बार सब सच बोल देना चाहिए था। स्टोरी बहुत बड़ी है। You have to prep for it. ये लोग बहुत डेंजरस है। हाँ, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। ये स्टोरी राधा भार्गव ही करेगी। स्टोरी मैं करूंगा। राधा भार्गव आज रात मरने वाली है। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डिफेंस बजट के मामले में इंडिया रैंक 3 से अब रैंक 4 पे पहुंच चुका है।
अब दुनिया में 3 देश हैं जिनके डिफेंस बजट $100 बिलियन से ऊपर हैं। क्वेश्चन यही है कि इंडिया इस ग्रुप में कब आएगा। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल, ये 2022 का आर्टिकल है। यहाँ पे लिखा है कि $76.6 बिलियन के साथ इंडिया का बजट, इंडिया का मिलिट्री बजट दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। नाउ सेम टाइप का आपको आर्टिकल दिखेगा 2023 में, मगर 2024 में अब रशिया ने देखिए अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर इतना बढ़ा दिया है कि अब इंडिया रैंक 4 पे आ चुका है। इवन दो इंडिया की जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग है ये $83.6 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और इस टॉपिक के बारे में कि दुनिया भर के देश कितना खर्च रहे हैं अपने डिफेंस बजट पर, एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी गई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप कर सकते हैं, मगर ये करने का पॉइंट क्या है? कौन सा देश कितना खर्च कर रहा है डिफेंस पर? व्हाई डज दैट मैटर टू अस? देखो मैं आपको ये बता दूं, ग्लोबल डिफेंस बजट एक रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है टू 2440 बिलियन $। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और आप अगर हिस्टोरिकल डेटा पढ़ोगे ना तो वहां पे एक बात साफ पता लगती है कि अगर लगातार 9 से 10 साल लगातार कंसिस्टेंटली ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ती ही रहती है, क्योंकि देखो बिल्कुल इतिहास में ऐसा टाइम भी आया है जब मिलिट्री स्पेंडिंग गिरी है। फॉर एग्जांपल, जब यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ था, उसके बाद यूरोप के कई कंट्रीज ने सोचा कि अब काहे का खतरा, तो उन्होंने उस टाइम अपनी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है ये काफी कम कर दी थी। ये मैं बात कर रहा हूं 1991-92 की। मगर पिछले 9 सालों में लगातार, जी हाँ 9 स्ट्रेट ईयर्स, मिलिट्री स्पेंडिंग दुनिया भर में रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ती जा रही है। और ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि एक बड़ी वॉर पास आ रही है। ना मैं वर्ल्ड वॉर 3 होगी, क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, बट इवेंचुअली आप हिस्टोरिकल डेटा देखो, वेरियस और आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे, एक क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि एक बड़ी वॉर बहुत ज़्यादा करीब है। नाउ ये जो बड़ी वॉर है ये एक रीजनल वॉर भी हो सकती है, ये सिर्फ यूरोप तक सीमित हो सकती है या फिर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित हो सकती है, बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में कुछ बड़ा होने वाला है। और क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि आने वाले टाइम में जो एक अनसर्टन फ्यूचर होगा, क्या भारत उसके लिए तैयार है? क्योंकि देखो यूएसए का जो टोटल डिफेंस बजट है, जो टोटल इनकी मिलिट्री स्पेंडिंग है, ये ऑलमोस्ट $1000 बिलियन तक पहुंच चुकी है। यूएसए की मिलिट्री स्पेंडिंग 2023 में थी $916 बिलियन। नंबर 2 पे चाइना है। देखो चाइना के कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सामने आते नहीं है, तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। चाइना का देखिए अनुमान मान के हम चलते हैं कि $296 बिलियन इनका डिफेंस एक्सपेंडिचर है। आपको याद होगा मैंने कई महीनों पहले एक वीडियो में आपको बताया भी था कि चाइना का जो एक्चुअल डिफेंस बजट है ये मोस्ट प्रोबेबली $300 बिलियन के आसपास है। खैर आगे अगर हम देखें रशिया को, रशिया ने कमाल किया है। रशिया का डिफेंस बजट जो एक बार को $70 बिलियन के आसपास पहुंच गया था, यूक्रेन वॉर की वजह से अब ये इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं अपनी मिलिट्री पर कि इनकी मिलिट्री स्पेंडिंग $109 बिलियन पहुंच चुकी है। और इंडिया है रैंक 4 पे विद $83.6 बिलियन। नाउ ऑब्वियसली आप जानना चाहोगे कि बाकी कंट्रीज का क्या, पाकिस्तान का क्या, टर्की का क्या, उनका डिफेंस बजट क्या है? तो बिल्कुल मैं आपको दिखा देता हूं। इस रिपोर्ट में बाकी सब कंट्रीज का डेटा भी दिया हुआ है। यहां पे आप देख पाओगे रैंक 10 पे आपको मिलेगा जापान। जापान की टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग $50 बिलियन तक पहुंच गई है। इजराइल आपको मिलेगा रैंक 15 पर $27 बिलियन के डिफेंस बजट के साथ। और फिर पाकिस्तान को ढूंढने के लिए आपको काफी नीचे स्क्रॉल करना होगा। पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है ये $8.5 बिलियन है। मतलब कि इंडिया के कंपैरिजन में 1/10 अब हो चुका है पाकिस्तान का डिफेंस बजट। कंपैरिजन के लिए आप अगर देखो तो ताइवान का जो डिफेंस बजट है ये टर्की के डिफेंस बजट से ज्यादा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जब एक कंट्री में आ जाए तो बिल्कुल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भी उसका इंपैक्ट दिखेगा। हालांकि पाकिस्तान के केस में मैं ये कहूंगा मिलिट्री स्पेंडिंग यहाँ पे तो आपको इतनी दिख रही है, बट इन रियलिटी करप्शन करके वेरियस और तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री कितना सारा और पैसा इस्तेमाल करती है, इसके बारे में कहीं एक प्रॉपर रिपोर्ट आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगी। बट इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे लिए मेन चैलेंज पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है। डिफेंस बजट हमारा 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, मिलिट्री बहुत बड़ी है, एयरफोर्स बहुत बड़ी है, और इकोनॉमी के हिसाब से भी वी आर बेटर ऑफ। हमारा मेन सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना। चाइना का डिफेंस बजट $300 बिलियन के आसपास है। और इंडिया को देखो, मैं ये बात लंबे समय से कहता आया हूं, जो लोग मुझे कई सालों से फॉलो कर रहे हैं वो ये बात नोटिस करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जल्द से जल्द इंडिया को $100 बिलियन का हिस्टोरिक डिफेंस बजट चाहिए होगा, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है। देखो दुनिया लगातार डिफेंस पे खर्ची जा रही है। मैंने आपको पहले बताया था
2009 से लेकर पहली बार हम देख रहे हैं कि लगातार सभी कॉन्टिनेंट्स में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, ओशियाना रीजन, मिडल ईस्ट को वैसे एशिया का ही पार्ट मानते हैं मगर ज्योग्राफिकली काफी बार उसको अलग माना जाता है क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स अलग ही टाइप की होती हैं। इन सभी ज्योग्राफिकल लोकेशंस में हम देख रहे हैं कि डिफेंस एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से बढ़ रहा है। तो बिल्कुल देखो, इंडिया को भी डिफेंस एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाना होगा और ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी भी ज्यादातर जो पैसा है हमारा डिफेंस का, ये पेंशन्स और सैलरीज में निकल जाता है। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में अभी भी कंपेयर टू चाइना, कंपेयर टू अदर कंट्रीज, हम बहुत ज्यादा कम खर्च रहे हैं। अगर आप नंबर्स देखोगे ना तो आपको जेन्युइनली फील होगा कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे आप देख पाओगे 70% जो हमारा करंट डिफेंस बजट है ये जा रहा है फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो भी आपकी सैलरीज, पेंशन्स हैं वहां पे खर्च हो रहा है। सिर्फ 30% डिफेंस बजट है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है, मतलब कि डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में हम खर्च कर रहे हैं, सिर्फ 30%। नाउ अगेन देखो, सैलरीज, पेंशन्स इंपॉर्टेंट है, हम ऑब्वियसली वहां पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। तो नीड क्या है? नीड ये है कि हम एक्स्ट्रा पैसा एलोकेट करें फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द मॉडर्नाइजिंग ऑफ द फोर्सेस। तो मतलब जो ये रेशियो है ना, ये एटलीस्ट 50% तो लेके आओ कि 50% हम खर्च रहे हैं सैलरीज और पेंशन्स पर और उतना ही पैसा खर्च किया जा रहा है डिफेंस फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस पर। और अगेन ये तभी हो पाएगा जब हम $100 बिलियन का जो मैजिकल नंबर है डिफेंस बजट के लिए ये छुएंगे। तो अभी के लिए देखो, जो हेडलाइन सामने आ रही हैं इन्हें देखकर हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि हाँ चलो ठीक है, रशिया तो वॉर मोड में है ना तो इनका डिफेंस बजट बढ़ेगा ही। इंडिया को भी ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करना होगा, इट इज रिक्वायर्ड। दुनिया जब लगातार अपना डिफेंस बजट बढ़ा रही है और आप पीछे रह जाओ तो आप प्रॉब्लम्स ही इनवाइट करोगे इन द फ्यूचर। इंडिया को वापस 3rd रैंक गेन करनी चाहिए एंड वी शुड इंक्रीज आवर डिफेंस बजट। नाउ अगर आप इस बात से एग्री करते हैं लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो भी आप लिख सकते हैं कि देखिए अभी हमारी कंट्रीज की और नीड्स हैं, हम डिफेंस बजट एक्सपेंडिचर अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें एक बार को ये गैम्बल खेलना होगा कि हम अपना डिफेंस बजट कम रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई हमको अटैक नहीं करेगा और होपफुली इसी तरीके से हम 5-10 साल काट लेंगे। कई कंट्रीज ऐसा करती भी हैं। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, कैप्री सिटी रिसेंटली काफी न्यूज में था। यहाँ पर G7 कंट्रीज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है ईरान के इशू को लेकर, रशिया यूक्रेन के इशू को लेकर। बहुत इस पर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि जो G7 मिनिस्टर्स हैं ये मिले हैं कैप्री में। आपको बताना है कि कैप्री सिटी आपको किस देश में मिलेगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इटली या फिर स्वीडन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। ഇത് ഇദ്ദേഹം വാങ്ങി വന്നതാ ഈ വീടിന്റെ ഇന്റീരിയറിന്. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നോട് പറയാതെ ഒരു AC വാങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. എനിക്കൊന്നും കാണാൻ വയ്യ. Hello Lloyd, turn on AC. Hey Lloyd, tell him it's awesome. തന്റെ ഇന്റീരിയറിനോട് ചേരുന്നത് തന്റെ മൂഡിപ്പ ലൈറ്റായി. ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് മൂഡ് ലൈറ്റിംഗ് ആവാം. India's first designer AC range from Lloyd with mood lighting, changeable fascia, powerful cooling and air purification. Lloyd, കരുതൽ അത് വീടിനെ വീടാക്കുന്നു.
मेरा बेटा का नाम है श्रीकांत, बड़ा क्रिकेटर बनेगा, देश के लिए खेलेगा, मेरा आंखों का तारा बनेगा मेरा श्रीकांत।